नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कह सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनएफसीसी के बारे में। यूएनएफसीसी क्या है, कब बना और क्या काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो यूएनएफसीसी होता है द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। कन्वेंशन होता है सम्मेलन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि कब बना था, तो ये बना था 21 मार्च 1994 को। 21 मार्च 1994 को ये बना था। और इसमें जो कंट्रियां हैं वो हैं 195, यानी कि 195 कंट्रीज़ इसके अंडर है या इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और जो ये 195 कंट्रीज़ हैं इन्हें कहा जाता है पार्टीज ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, तो जो यूएनएफसीसी है वो एक रियो कन्वेंशन, या यह भी कह सकते हैं कि यूएनएफसीसी को एक रियो कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको अडॉप्ट किया गया था रियो अर्थ समिट इन 1992। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही है कि यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है, कब बना था, ठीक है, कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी, और इसको क्या कहते हैं, रियो कन्वेंशन भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि स्टेबलाइज्ड ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट चेंज। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो जो GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये उनकी कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करता है, यानी कि उनके इमिशन मतलब उनके उत्सर्जन को ये स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो ये था यूएनएफसीसी के बारे में। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो कि है क्योटो प्रोटोकॉल। कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कब बना था। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है linked to the UNFCC on climate change, which commits its parties by setting internationally binding emission reduction target। अब इस पे यहाँ पे जो मेन चीज़ें याद रखने वाली है, एक तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि किसके साथ लिंक है, यूएनएफसीसी के साथ। मेन काम क्या है इसका, इमिशन रिडक्शन टारगेट, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन होता है यानी कि उत्सर्जन होता है, उसके रिडक्शन को ये कंट्रोल करता है, या उसके रिडक्शन इसका मेन मोटो है, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का, ग्रीन हाउस गैसेज के रिडक्शन। ठीक है, अब क्या है दूसरा इसका क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग दैट डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। यानी कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो द प्रोटोकॉल प्लेसेस अ हैवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड नेशंस अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि ये जो प्रोटोकॉल है वो एक हैवियर बर्डन डाल देता है डेवलप्ड नेशंस पे अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबल। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बात करते हैं, और अब बात करेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल कब बना था। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल बना था वो बना था 11 दिसंबर 1997, यानी कि 1997, क्योटो जापान में। ठीक है, और ये थर्ड मीटिंग ऑफ यूएनएफसीसी। अब ये फर्स्ट मीटिंग क्या होती है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी मीटिंग क्या होती है। तो ये बना था थर्ड मीटिंग ऑफ यूएनएफसीसी को। और अगर एंटर्ड इनटू फोर्स, यानी कि इसके काम की बात करिए, कब काम शुरू करा था इसने करना, तो 16 फरवरी 2005 को इसने काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जापान में अडॉप्ट किया गया था क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है, थर्ड मीटिंग ऑफ यूएनएफसीसी की। ठीक है जी, और अगर इसने काम की बात करें कि कब ये फोर्स में आया, तो 16 फरवरी 2005 को। तो आई होप आपको समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी के बारे में। तो द डिटेल्ड रूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल वर एडॉप्टेड एट COP7। कॉप क्या है, ये है कन्वेंशन ऑफ द पार्टीज। कॉप को लिखा जाता मतलब कॉप ही लिखा जाता है इसको, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 7। यानी कि जो 7th मीटिंग थी
उनमें इसके डिटेल्ड रूल को इम्प्लीमेंटेशन किया था। कहाँ पर किया था? मर्राकेश, मोरक्को। ठीक है, ये मर्राकेश एक जगह है मोरक्को में, इन 2001। तो कॉप 7 जो डिटेल्ड रूल किए गए थे वो कहाँ किए गए थे? मर्राकेश, मोरक्को में, जो कि 2001 में किए गए थे। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? मर्राकेश एकॉर्ड्स के नाम से। ठीक है, अब फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड की बात करें तो ये हुआ था 2008 और 2008 से लेकर 2012 तक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कब से लेके कब तक था? तो वो था 2008 से लेके 2012 तक। ठीक है जी। अब अंडर द प्रोटोकॉल कंट्रीज मस्ट मीट दियर टारगेट प्राइमरली थ्रू नेशन मेजर्स, हाउएवर द प्रोटोकॉल आल्सो ऑफर्स देम टू एडिशनल मीन्स टू मीट दियर टारगेट बाय वे टू 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। यानी कि क्या है, अब इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कंट्रीज होती हैं, जो प्रोटोकॉल के द्वारा टारगेट सेट किए जाते हैं, उनको जो भी कंट्रीज के अंडर आती हैं उनको पूरा करना ही पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है इसका। ठीक है, और ये इसमें 3 मैकेनिज्म होते हैं मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। फर्स्ट होता है इंटरनेशनली इमिशन ट्रेडिंग, IET। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। और लास्ट है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन यानी कि JE। तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस नाम याद रखिए। और कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते कि CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, या क्योटो प्रोटोकॉल के 3 मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, तो वो हैं ये तीनों। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन मैकेनिज्म का मेन रोल क्या है। अब ये मैकेनिज्म कहते हैं दीज मैकेनिज्म हेल्प टू स्टिमुलेट ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड हेल्प पार्टीज मीट दियर इमिशन इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे। यानी कि जो भी पार्टीज होती हैं उनका जो इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेज का, वो कॉस्ट इफेक्टिव वे में हो, इसमें ये मैकेनिज्म हेल्प करते हैं। तो ये तो था फर्स्ट, हमने जो फर्स्ट कमिटमेंट की बात करी थी वो था 2008 से लेकर 2012 तक। अब क्या है, इन दोहा कतर की राजधानी है दोहा में 8 दिसंबर 2012 को दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड। यानी अमेंडमेंट मतलब संशोधन। ठीक है, दोहा संशोधन या दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल वर एडॉप्टेड। ये कब किया गया था? 8 दिसंबर 2012 को। ठीक है, कहाँ हुआ था? दोहा कतार में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको ये जो मतलब ये अमेंडमेंट हुआ था जो, इसको सेकंड कमिटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड कमिटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि न्यू कमिटमेंट्स फॉर पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल वो एग्री टू टेक ऑन कमिटमेंट्स इन अ सेकंड कमिटमेंट पीरियड। ये चलेगा जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2020 तक। यानी कि पहला जो कमिटमेंट पीरियड था वो था हमारा 2008 से लेकर 2012 तक, और जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है वो था हमारा 2013 से 2020 तक। ठीक है जी। अब इस कमिटमेंट पीरियड में क्या है कि अ रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज टू बी प्रिपेयर्ड बाय पार्टीज इन सेकंड कमिटमेंट पीरियड। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज की एक रिवाइज्ड लिस्ट है वो तैयार की जाएगी इस कमिटमेंट पीरियड में, किसके द्वारा? जो भी इसमें पार्टीज हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड और उसके सेकंड कमिटमेंट में। मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअली क्या है, कि करना क्या पड़ता है इसमें। ठीक है जी। तो अगर फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड की बात करें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो कि 2008 से 2012 तक था, उसमें रिडक्शन जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन टू एन एवरेज ऑफ 5.2% अगेंस्ट 99 मतलब 1990 लेवल्स, 1990 लेवल्स। यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी जो ग्रीन हाउस गैसेज की प्रोडक्शन है, ठीक है, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में वो उस प्रोडक्शन को या उस एमिशन को 5.2% कम करेंगे। ठीक है, ये एक टारगेट था। ठीक है, किसके लेवल में? जो 1990 में लेवल था इमिशन का। ठीक है, और जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है उसमें 18% अगेंस्ट 1990 लेवल्स, यानी कि 18% वो रिडक्शन अपनी कम करेंगे 2020 तक। ये 2013 से 20 तक है। यानी कि जो भी कंट्री इसके अंडर आती है वो 18% तक अपने रिडक्शन करेंगी ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में। तो अब अगली बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब कौन सी गैसेस क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर आती है। तो जो पहली आती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरी मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, पर फ्लोरोकार्बन
PFC और सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी कि SF6। तो ये जो सारी गैसेस हैं ये आती है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर भी आती हैं। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं अब जो फर्स्ट कमिटमेंट हुआ था उसके बाद जो सेकंड कमिटमेंट हुआ उसमें कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पार्ट लेने से मना कर दिया है। वो कंट्रीज़ हैं जापान, रशिया और कनाडा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्रीज़ ने सेकंड कमिटमेंट या क्योटो प्रोटोकॉल में हिस्सा नहीं लिया है, तो वो है जापान, रशिया और कनाडा। अब बात करते हैं COP यानी कि कन्वेंशंस ऑफ द पार्टीज़। ठीक है, तो COP फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इनकी वो कहाँ पे हुई थी। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछी जाती है कि कौन सी मीटिंग कहाँ पे हुई थी। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है, वो हुई थी बर्लिन में। ठीक है, COP थर्ड हुई थी जो वो क्योटो जापान में हुई थी, जहाँ पे ये क्योटो प्रोटोकॉल बना था। ठीक है, 2011 की जो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज हुई थी, जो मीटिंग हुई थी डरबन साउथ अफ्रीका में, और जो 2012 की हुई थी वो हुई थी दोहा कतर में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं हम कि ये वर्क कैसे करता है, कि क्योटो प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है। वैसे ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है और क्या होता है, पर अपनी नॉलेज के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई 3 पर्सन है, A, B और C। ये किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर मेनू है, यानी कि वहाँ पर पर्टिकुलर ही डिश मिलती है, जैसे कि एक सब्जी, 4 रोटी, दाल, राइस। मतलब अगर ये किसी रेस्टोरेंट में गए जहाँ पर ये ही डिश मिलती है पर्टिकुलर, ठीक है, और इसका चार्ज है 5 RS। अगर किसी ने एक्स्ट्रा रोटी लेनी है तो 5 RS पर रोटी के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा रोटी मिलेगी। अब मान लीजिए C है, कोई ओल्ड पर्सन है, वो 4 रोटी नहीं खा सकता, वो 2 ही चपाती या रोटी खाएगा। ठीक है, अब उसके पास बची कितनी, 2। पर जो A और B हैं, ठीक है, उनको भूख ज़्यादा लगी है और उनको एक एक चपाती की और नीड है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इससे ले लेंगे। ठीक है, इसको 5 रुपीज़ पे करके, ठीक है, इससे 2 मतलब एक एक चपाती एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, अदर एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि आप घर पे कोई भी ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं, तो जिसका जैसे कि मान लीजिए उसका चार्ज है 2 GB 500 रुपये। 2 GB में 500 रुपये में 2 GB मिलेगा। ठीक है, तो आप जब तक 2 GB चलाओगे तब तक तो आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि आपने 500 रुपये उसके पे कर रखे हैं। ठीक है, बट अगर आप 2 GB से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका चार्ज हो सकता है मान लीजिए 1 RS पर MB। ठीक है, MB। मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक लिमिट सेट करता है। ठीक है जी, क्योटो यूनिट्स में एक वो लिमिट सेट कर देता है कि उससे उस तक जो कंट्रीज़ हैं उसके अंडर वो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उन्होंने लिमिट सेट करी 10,000। तो जो कंट्रियां हैं वो 10,000 तक ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर सकती हैं। ठीक है, बट अगर इससे ज़्यादा वो इमिशन करेंगी तो इसके लिए उनको दूसरी कंट्री से क्योटो यूनिट्स खरीदने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है कि 2009 में जो ऑस्ट्रेलिया का टारगेट था क्योटो यूनिट्स में, वो था 2,9,5,7,5,7,9,143 क्योटो यूनिट्स। ठीक है, 2009 में ये टारगेट था ऑस्ट्रेलिया का क्योटो यूनिट्स, और जो 1 क्योटो यूनिट होती है वो होती है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर सकते हैं 1 क्योटो यूनिट में। तो इतनी क्योटो यूनिट्स ऑस्ट्रेलिया के पास थी। अब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया इतनी क्योटो यूनिट्स तक इमिशन करता है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, कोई चार्ज कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बट अगर ऑस्ट्रेलिया वाले चाहते हैं कि इससे ज़्यादा अपनी इमिशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें अदर कंट्रीज से क्योटो यूनिट्स बाय करने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे। तो कोई भी नहीं चाहता दूसरी कंट्रीज से खरीदना। इसके लिए क्या किया जाता है, डिफरेंट लॉ बनाए जाते हैं पॉल्यूशन को लेके, कोई पॉल्यूशन ना फैलाए कंट्रीज़ में। तो इसलिए डिफरेंट लॉ बनाए जाते हैं ताकि जो टारगेट क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा सेट किया गया है उसी के अंदर रहकर ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो सके। तो आई होप आपको समझ आया होगा।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।